और सैफायर फूड्स का तो बाप रे बाप 194 पी पे आप कोई कंपनी क्यों लेंगे, मेरे को बताइए। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन हम फ्राइडेज फंडा में फंडामेंटल एनालिसिस की चर्चा करते हैं। तो आज हम पिछले सप्ताह के विषय को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले सप्ताह हमने पी रेशियो की बात करी थी। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो पिछले सप्ताह हमने पी रेशियो के बारे में समझा था कि ये क्या है और इसकी महत्वता क्या है। तो इस सप्ताह हम पी रेशियो की चर्चा आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि पी रेशियो को अलग अलग कंपनीज पे किस तरह से लगाया जाता है। तो पिछले सप्ताह हमने समझा था कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम प्राइस से ईपीएस को भाग देने पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अगर आप अर्निंग पर शेयर के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगर हम प्राइस को ईपीएस से भाग दे दें तो हमको पी रेशियो मिल जाएगी। पिछले सप्ताह हमने ये भी समझा था कि अगर पीई कम हो तो जनरली अच्छा होता है। तो अगर पीई किसी स्टॉक की 10 है वर्सेस किसी स्टॉक की 20 है तो हम ये कहेंगे कि ये स्टॉक में ज़्यादा वैल्यू है। 10 वाले स्टॉक को हम खरीद सकते हैं, 20 वाला स्टॉक महंगा है तो इसको हमको खरीदना नहीं चाहिए। परंतु ये एक जनरल चीज़ है, ये हमेशा सच नहीं होती है। इसके लिए और भी एनालिसिस और भी विश्लेषण करना पड़ता है। परंतु अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि लो पीई इज़ गुड, मतलब कम पीई अच्छी है। तो आगे जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि पीई की तुलना कहाँ पे करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, पीई का कंपैरिजन कहाँ करना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने प्रवीण के पिज़्ज़ा का उदाहरण लिया था और उसकी पीई को हमने कैलकुलेट किया था। तो हमने बोला था कि मान लेते हैं कि प्रवीण के पिज़्ज़ा का प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस 200 रुपये का है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपये का है। तो हमने उसकी पीई कैलकुलेट करी थी और पी निकल के आ रही थी 20। अब हम 2-3 कंपनीज और भी ले लेते हैं, जैसे मिंटू के मोबाइल और चिंटू चटाई वाला। तो अब ये अलग अलग कंपनीज हैं। तो क्या हम प्रवीण के पिज़्ज़ा की पीई की तुलना हम मिंटू के मोबाइल की पीई की तुलना से कर सकते हैं या फिर चिंटू चटाई वाला की पीई से तुलना कर सकते हैं? तो हमको जनरली अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग कंपनीज़ की पीई की तुलना नहीं करनी चाहिए। अब प्रवीण के पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनीज़ है, जैसा कि नाम से पता ही लग रहा है। मिंटू के मोबाइल हो सकता है मोबाइल बेचती हो और चिंटू चटाई वाला हो सकता है चटाइयों का काम करता हो। तो ये अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग तरीके का काम है, इसमें अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल लगता है, इसमें अलग अलग तरह के ग्राहक आते हैं। तो जो प्रवीण के पिज़्ज़ा का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो मिंटू के मोबाइल के ऑपरेटिंग मार्जिन से अलग होगा, चिंटू चटाई वाला के ऑपरेटिंग मार्जिन से अलग होगा। इनका रेवेन्यू अलग होगा, इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ अलग होगी, इनके प्रॉफिट की ग्रोथ अलग होगी। तो इनमें सब कुछ ही अलग अलग होगा। तो इन कंपनीज़ के पीई की तुलना जनरली नहीं करनी चाहिए। तो किन कंपनीज़ के पीई की तुलना करनी चाहिए, चलिए वो समझ लेते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। तो डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। तो ऐसा हम मूवीज़ में देखते हैं, चलचित्र में देखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो आपका नाम अगर प्रवीण है या चिंटू है या मिंटू है तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा मत करिएगा, ये सिर्फ एक संयोगवश ही है। लेकिन अगर आपका नाम प्रवीण है या मिंटू है, चिंटू है तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका नाम यहाँ पे आया है और आपके नाम की यहाँ पे कंपनी बनी है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो भी लाइक करिएगा, नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए
और अगले सप्ताह या किसी आने वाले वीडियो में मैं आपके नाम की एक कंपनी भी बना दूंगा। तो चलिए वापस चलते हैं और देख लेते हैं कि किन कंपनीज़ के पीई की तुलना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर पर चलते हैं और यहाँ पे निफ्टी 50 लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनर ने निफ्टी 50 के आंकड़े दिखा दिए हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनर निफ्टी 50 की सारी कंपनीज दिखा रहा है और उनकी पीई भी दिखा रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दिखा रहा है। अगर हम ऊपर से ही देखें तो रिलायंस निफ्टी 50 की या भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका पीई है करीब करीब 28। टीसीएस दूसरे नंबर की कंपनी है, इसका पीई है 29। तो क्या हम रिलायंस और टीसीएस के पीई की तुलना कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। रिलायंस और टीसीएस बिल्कुल अलग अलग तरीके के बिजनेस में हैं। रिलायंस के कई तरीके के बिजनेस हैं। रिलायंस रिटेल में भी है, टेलीकॉम में भी है, पेट्रोलियम में भी है, ऑयल मार्केटिंग में भी है और भी कई अन्य तरीके की बिजनेसेस हैं। टीसीएस एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। इनका रेवेन्यू भी अलग तरीके से आता है, इनके ग्राहक भी अलग तरीके के होते हैं। तो इन दोनों की पीई कंपेयर करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही हम नीचे आ जाते हैं। एचडीएफसी बैंक की पीई 19 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक तो बहुत ही बड़ा बैंक है, इसकी पीई 19 है, तो ये काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ता है इन बाकी दोनों कंपनियों के कंपैरिजन में? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। पहली चीज़ तो हमको बैंक्स की पीई देखनी ही नहीं चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं। भारतीय एयरटेल भी भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये टेलीकॉम क्षेत्र में है। इसके अन्य भी कई बिजनेसेस हैं पर वो छोटे बिजनेसेस हैं और इसका पीई 71 है। तो क्या हम भारती का और रिलायंस का कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि रिलायंस भी टेलीकॉम में है, भारती भी टेलीकॉम में है? हम नहीं कर सकते क्योंकि रिलायंस के कई तरीके के बिजनेस हैं। भारती का एक ही मेन बिजनेस है, वो है टेलीकॉम बिजनेस। अगर आप कंपेयर करने लगे तो आपको लगेगा कि रिलायंस तो बहुत सस्ती है और भारती बहुत महंगी है, तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की पीई है करीब करीब 55। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है। और इसी के नीचे एक कंपनी है आईटीसी, ये भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, तो इसकी पीई 25 है। तो क्या हम इन दोनों की पीई को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीसी का मेन रेवेन्यू सिगरेट से आता है, टोबैको से आता है। आईटीसी के कई अन्य तरीके के बिजनेस भी हैं, जैसे उनका होटल का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है। तो अभी हम आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि दोनों ही कंपनियां एफएमसीजी में हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम अपनी कंपनी की बात कर लेते हैं, प्रवीण के पिज़्ज़ा। नहीं, प्रवीण के पिज़्ज़ा की बात नहीं करेंगे, हम जुबिलेंट फूड्स की बात करते हैं। तो जुबिलेंट फूड भी पिज़्ज़ा के बिजनेस में है। जुबिलेंट फूड वर्क्स डोमिनोज के रेस्टोरेंट चलाती है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क्स है, देवयानी इंटरनेशनल है और सफ़ायर फूड्स है। तो ये तीनों ही पिज़्ज़ा के बिज़नेस में हैं, मतलब इनका मेन रेवेन्यू पिज़्ज़ा के बिज़नेस से आता है। जुबिलेंट फूड्स डोमिनोज के रेस्टोरेंट चलाती है, देवयानी इंटरनेशनल और सफ़ायर फूड्स पिज़्ज़ा हट के रेस्टोरेंट चलाती हैं। तो अगर इनका पीई देखें तो जुबिलेंट फूड्स का पीई तो बहुत ही ज़्यादा है, 139। क्या बात है, 139। अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देवयानी इंटरनेशनल का तो कोई पीई है ही नहीं, इसका क्या मतलब है, इसकी भी चर्चा करते हैं। और सफ़ायर फूड्स का तो बाप रे बाप, 194 पीई पे आप कोई कंपनी क्यों लेंगे, मेरे को बताइए। तो एक जनरल बात करते हैं, अगर किसी कंपनी का पीई 30 या 40 से ज़्यादा का हो तो वो कंपनी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। पीई का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा था, अगर ईपीएस बढ़ जाता है और प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस सेम रहता है, तो पीई गिर जाती है। तो ग्रोथ अगर अच्छी हो, ग्रोथ मतलब ईपीएस की ग्रोथ अच्छी हो, तो पीई आने वाले वर्ष में काफ़ी कम हो सकता है। इसीलिए पीई ग्रोथ पे भी डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप एक कंपनी लेते हैं जिसका पीई 30 या 40 से अधिक है, जैसे कि ये कंपनीज़ हैं, तो ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होनी पड़ेगी ताकि हम इस पीई को जस्टिफाई कर पाएँ। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर पीई 30 या 40 से ज़्यादा का हो तो आप उस कंपनी को मत खरीदिए, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। परंतु कई बार क्या होता है कि कंपनीज छोटी होती हैं,
जिनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। तो हो सकता है कि कभी ऐसी कंपनी आपके हाथ लग जाए जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आने वाले वर्षों में काफ़ी अधिक रेवेन्यू कमाएगी, काफ़ी अधिक प्रॉफिट करेगी, तो आप उस केस में 30 या 40 के पीई से ज़्यादा भी जा सकते हैं। परंतु आप थंब रूल का ध्यान रखिए कि 30 या 40 के पीई से ज़्यादा आप ऊपर नहीं जाएंगे। खासकर अगर आपकी बड़ी कंपनी हो, बड़ी कंपनीज मतलब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हो, 10,000 करोड़ मार्केट कैप से ज़्यादा की कंपनी हो, तो आप 30 या 40 से अधिक पीई में वो स्टॉक नहीं खरीदेंगे। अब आप ये पूछेंगे मार्केट कैप क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि मार्केट कैप क्या होती है। अब हम दूसरे विषय पे आ जाते हैं, क्या हम इन कंपनीज़ का पीई कंपेयर कर सकते हैं? इन कंपनीज़ का पीई फिर भी कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल एक ही तरह के बिजनेस में हैं। इनका मेन रेवेन्यू पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट चलाने से ही आता है और ये आपस में कम्पीट करते हैं। इन कंपनीज़ के पीई को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमको इन तीनों कंपनीज़ में कोई कंपनी खरीदनी हो तो हम जुबिलेंट फूडवर्क्स को ही खरीदेंगे क्योंकि इसका पीई सबसे कम है। वैसे तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 30 या 40 से ऊपर की पीई हो तो आप उस कंपनी को देखिए भी मत। अच्छा, अब ये देवयानी इंटरनेशनल को भी देख लेते हैं, तो इसका पीई तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट्स ही नहीं बना रही है। अगर हम बात करते हैं पीई, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो अगर अर्निंग्स ही नहीं होंगी, अर्निंग्स नेगेटिव होंगी तो पीई दिखाई ही नहीं देगा, पीई नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव पीई होता है तो स्क्रीनर पे वो लिखा ही नहीं जाता है। तो अब किसी का नेगेटिव पीई हो मतलब वो लॉस कर रही है, तो हम उस कंपनी को देखेंगे ही नहीं। तो अभी हमने दो महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करी। पहली, दो अलग अलग तरीके के बिजनेस हों तो आप उनकी तुलना मत करिए, पीई की तुलना मत करिए। दूसरी बात हमने ये बोली कि पीई कम हो तभी लीजिए। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि पीई कम है तो कैसे उसकी तुलना करी जाए। तो हमको एक कंपनी पे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं, टीसीएस को खोल लेते हैं। तो टीसीएस भारत की आईटी सर्विसेज की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप करीब करीब 13 लाख करोड़ का है और इसका पीई करीब करीब 29 का है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और पीयर ग्रुप को देख लेते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब जो टीसीएस की तरह के ही बिजनेस में हैं। तो टीसीएस की तरह का बिजनेस अगर हम देखें तो टीसीएस कर रही है, इन्फोसिस कर रही है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज कर रही है और कई अन्य तरह की कंपनीज कर रही हैं। अगर हम इनका पीई देखें तो सब लग रहा है कि इन्फोसिस का पीई तो कम है, तो 24 का पीई है, तो टीसीएस से सस्ती है। विप्रो तो थोड़ी सी और भी सस्ती लग रही है, परंतु अगर हम टेक महिंद्रा को देखें या परसिस्टेंट सिस्टम को देखें तो इनका पीई बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम सिर्फ पीई का विश्लेषण करें तो हम बोलेंगे कि आप इन्फोसिस को खरीद सकते हैं, विप्रो को खरीद सकते हैं, परंतु आप किसी भी चीज़ को खरीदने की जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि आपको ये देखना है कि इन्फोसिस और विप्रो क्या टीसीएस से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं या समान ग्रोथ कर रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। क्या इन्फोसिस और विप्रो का ऑपरेटिंग मार्जिन टीसीएस से ज़्यादा है या समान तरीके का है, तो आप बोल सकते हैं कि इन्फोसिस और विप्रो टीसीएस से सस्ते हैं। तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको कई और भी आंकड़े देखने पड़ेंगे, तभी जाके आप बोल सकते हैं कि ये पीई सस्ती है। तो इसके लिए हम क्या करें? मान लेते हैं कि आप सिर्फ इन्फोसिस को ही देख रहे हैं और इन्फोसिस का आपने अच्छा एनालिसिस कर लिया है, तो आपको लग रहा है कि इन्फोसिस तो बढ़िया जा रही है, तो क्या मैं इसको खरीद लूँ? चलिए इन्फोसिस पे चलते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में पीई रेशियो भी दी हुई है। तो हमको पिछले 5 साल की इन्फोसिस की पीई रेशियो मिल गई है। तो अगर अभी आप देखें तो ये करीब करीब 24 की पीई दिखा रहा है। कुछ समय पहले ये 28 की पीई थी और उससे कुछ समय पहले यहाँ पे आएँ तो 21 की पीई थी। और अगर हम काफ़ी पहले चले जाएं, जब कोविड का क्रैश हुआ था तो उस टाइम इसकी पीई 15 तक पहुँच गई थी, जो बहुत ही सस्ती थी। तो पिछले 5 सालों में न्यूनतम पीई 15 की रही, लेकिन अगर हम देखें तो 23-24 की पीई भी कम ही है। तो पिछले 10 सालों में भी देखा जाए तो बहुत पहले पीई 18, 19, 20 की हुआ करती थी, लेकिन अभी ये 23-24 की है। तो अगर हम एक ही कंपनी को देखें और उसी के पीई से उसके हिस्टोरिक पीई को कंपेयर करें तो हम बता सकते हैं कि पीई सस्ता है कि महंगा है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि इन्फोसिस का पीई बिल्कुल सस्ता तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं।
तो बाइंग करने से पहले हमको और भी विश्लेषण करना पड़ेगा, हमको ROE देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ेगा, फ्यूचर ग्रोथ देखनी पड़ेगी। तो हम अभी उन चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिए, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम उन चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। परंतु ये ध्यान रखिए कि मेरी इन्फोसिस में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हम यहाँ इन्फोसिस का स्टॉक इसलिए देख रहे हैं ताकि हम उसको समझ सकें, खासकर PE को समझ सकें। चलिए इस वीडियो में जो हमने चर्चा करी है उसका एक सारांश ले लेते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने चर्चा करी, हमने बोला कि लो PE इज गुड, मतलब PE कम हो तो अच्छा है। दूसरी चीज़ हमने बोला कि समांतर कंपनीज के जिनका बिजनेस एक जैसा हो उन्हीं की PE का कंपैरिजन करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो हमने बोली कि समान बिजनेसेस के कंपैरिजन से पहले आप उसी कंपनी के हिस्टोरिक PE से कंपैरिजन करिए। तो अगर आप इन्फोसिस को देख रहे हैं तो इन्फोसिस के हिस्टोरिक PE को करंट PE से कंपेयर करिए। तो हिस्टोरिक PE का कंपैरिजन करिए। और चौथी चीज़ हमने ये बोली कि अगर PE ग्रेटर देन 30-40 है तो आप उस स्टॉक को जनरली मत देखिए। अगर तो छोटी कंपनी है, मीडियम साइज़ कंपनी है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो फिर भी आप सोच सकते हैं कि PE 30-40 से ज़्यादा हो तो आप उसको खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। परंतु अगर एक बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो अगर उसकी PE 30-40 से ज़्यादा की है तो आप उसको बिल्कुल भी मत देखिए। जैसे कि आजकल निफ्टी 50 में कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो 30-40 के PE के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो कई सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटा कंज्यूमर है, टाइटन है, वरुण बेवरेजेस है। तो ऐसी कई कंपनीज़ हैं जिनका PE 30-40 के ऊपर का है। अगर वो 30-40 के PE की ऊपर की कंपनी हो और एक बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप उसका विश्लेषण ज़्यादा मत करिए, क्योंकि वो कंपनी आपके लिए अच्छी नहीं निकलेगी। मतलब वैल्यू में अच्छी नहीं है। कंपनी वैसे बढ़िया हो सकती है, कंपनी हो सकता है कि बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो, लेकिन उसकी वैल्यूएशन बढ़िया नहीं है, तो ये खरीदने का उचित समय नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इसका अंत करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से थम्स अप दबाइए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे, आप किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे। चलिए नमस्ते और धन्यवाद।